इतिहास को जो है 3 पार्ट में बाँटा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बाँटा गया है। 3 पार्ट में बाँटा गया है इतिहास को, और 3 पार्ट में कौन-कौन सा पार्ट होता है वो भी आप सभी को पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, इसके बाद साथ-साथ क्या होता है, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट कौन-कौन सा? तो एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट प्लस का क्या हो जाएगा, मिडाइवल, और इसके साथ क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो है इतिहास को हम पढ़ने के क्रम में 3 भागों में बाँटकर पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न और मिडाइवल एक बार आप सभी को एक जो है वन वे में कंप्लीट हो चुकी है। तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को देखते हैं। तो इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की यदि बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है इसको अंतर्गत हम क्या सब पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट होगा हम उसी पॉइंट पे विशेष करके फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अभी फिलहाल 82 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से। चलिए, तो जी जी, फरहान नादिर जी, अविनाश जी, गौतम जी, सभी को गुड इवनिंग जी। बिल्कुल, सपना जी, रानी जी, गोविंद जी, अमलेंदु जी, लाइक कर दिए, दिया करिए आप लोग जी। अमलेंदु जी थैंक यू। चलिए सभी को गुड इवनिंग, एक बार शुरुआत करते हैं अच्छे। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। इसके अंतर्गत क्या है, लेखन प्रणाली के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। हम लेखन प्रणाली, हम ऐसे इतिहास को पढ़ने के क्रम में 3 भाग बांटते हैं, वो अलग होती है। ठीक है, आज बहुत यूनिक है सर, नेहा जी लिख रहे हैं, जी जी बिल्कुल यूनिक ही है आज का। ठीक है, इसमें जो लेखन प्रणाली के आधार पर की यदि हम बात करते हैं, तो लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को जो है कितने भागों में, 3 पार्ट में बांटा गया है। और उसके अंतर्गत कौन-कौन से, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी क्या-क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, इस बात को पहले हमें समझना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल को कहा जाता है, यानी वैसे समय को कहा जाता है जिसे न तो पढ़ा जा सकता था, क्या है, जिसे न तो पढ़ा जा सकता था न ही लिखा जा सकता, यानी जो चीज लिखा ही नहीं गया उसे पढ़ा क्या जाएगा, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है। क्या मतलब, नहीं समझ रहे हैं आप सभी? प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, तो जिसे लिखा ही नहीं गया उसे पढ़ा किया जाएगा, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल होगा। आदि ऐतिहासिक काल का क्या है, तो इसे लिखा तो गया है बट पढ़ा नहीं गया है। लिखा गया है बट पढ़ा नहीं गया है, तो जैसे में आप सभी जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्या जानते हैं, एग्जाम्पल में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा नहीं जाता है। यानी कहने का मतलब इसकी लिपि कैसी है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा है, तो भाव चित्रात्मक लिपि होती है। कैसा होता है लिपि सिंधु घाटी सभ्यता का, तो भाव चित्रात्मक लिपि होती है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना है कि भाव चित्रात्मक, क्योंकि ये जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है कि लिखा गया है बस पढ़ा नहीं गया, यानी समझ नहीं सकते हैं आप किस भाषा में लिखा गया, कैसे लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, अगला है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की बात यदि मैं करूं तो ऐतिहासिक काल वही है जिसे आज हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही सभी इतिहास होता है, यानी ऐतिहासिक काल। तो हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चलिए, अगला जिसमें हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को पहले देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है। कहने का मतलब, जिस काल का इतिहास में जो लिखित विवरण नहीं मिलता या फिर लिपि अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे काल को जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, पाषाण काल आता है। क्या आता है, पाषाण काल आता है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अगला फिर आदि ऐतिहासिक काल, जो डेफिनेशन मैंने पहले बताया, क्या होता है, जिस काल के इतिहास के जो है लिखित विवरण यानी लिपि अक्षर का ज्ञान था, यानी मिलते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो सका, यानी जो है लिखा तो गया था बट पढ़ा नहीं जा सका, यानी अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। जिसे लिखा भी गया हो, पढ़ा भी गया हो, जी ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता है जो से लिखा गया था बट पढ़ा नहीं गया था, क्योंकि इसकी लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था। तो आप सभी इस पॉइंट को समझे होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसी के साथ। अगला क्या, ऐतिहासिक काल, जो कि आपको 3 भागों में बताए थे ऐतिहासिक, तो वह काल जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य का विवरण प्राप्त होता है, यानी कि जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य का विवरण प्राप्त होता है, उससे जो है पढ़ा जा सकता है, यानी उसे जो है पढ़ा जा चुका हो। जैसे में महाजनपद, आप सभी को पता है कि महाजनपद काल को जो है पढ़ा गया था। तो महाजनपद कितने टोटल महाजनपद, तो 16 महाजनपद में बांटा गया है महाजनपद को। ठीक है, यानी पहले जो है प्रदेश को, यानी बड़े राज्य को जो है, कितने 16 महाजनपदों में बांटा गया था देश को। और 16 महाजनपदों की जानकारी जो है
बौद्ध धर्म के किससे? तो बौद्ध धर्म के जो है किससे, और बौद्ध एक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है और दूसरा जैन ग्रंथ से। तो भगवती सूत्र से जो है जैन ग्रंथ क्या है, भगवती सूत्र से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ में बात करें तो अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय जो है, बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है। सिंपी साहू जी लिख रहे हैं मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैंने मॉडर्न को काफी अच्छे तरीका से आप सभी को बता चुका है, मैंने बता दिया है, बट फिर भी आगे देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो कि हो ही रहा है कंटिन्यू। आगे देखते हैं। भारत में जो है सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। यानी सर्वप्रथम जो है जो पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जो है सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में, जो कब? तो 1861 में नियुक्त किया गया था। ठीक है। और इसके साथ साथ 1871 में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। यानी एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट बन सकता है ये पॉइंट, कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है सरकार के एक विभाग के रूप में जो है कब गठित किया गया था? तो 1871 में जो है सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। बट आगे चल के यदि मैं बात करूं, क्या है 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। आगे चल के क्या होता है, 1901 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है, जो कि लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए हैं। और इनके काल में जो है 1901 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जो है केंद्रीकृत कर जो है जॉन मार्शल को इसका नया निर्देशक बना दिया जाता है। इसे जॉन मार्शल को नया निर्देशक बना दिया जाता है। कब? तो 1901 में। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जो है जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। साउंड वाले एक बार चेक करिए तो फैन का साउंड आ रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय महा जो है महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक कौन थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के? प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएंगे, जो भारतीय सर्वेक्षण के जो है पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी। और यही राय बहादुर दयाराम साहनी है जिनके द्वारा जो है 1900 जो है 1921 में जो है किसका खोज किया गया था? तो हड़प्पा का खोज किया गया था। किसका? हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी हो जाएंगे, जो कि 1921 में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज की यदि बात करें तो राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हो जाएंगे। सर, जैन में भगवती सूत्र अलग होगा क्या, या बौद्ध में अंगुत्तर निकाय? जी जी, जैन धर्म का ये भागवती सूत्र जो है जैन धर्म का पुस्तक है, जिसके तहत जो है ये जैन धर्म का ये एक निकाय है, जिसके तहत बौद्ध महाजनपद को 16 पार्ट में, और जो है अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म के जो है जिसमें महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध धर्म के किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म के किस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो किस महाजनपद किस ग्रंथ में हो जाएगा? तो भगवती सूत्र में हो जाएगा, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? तो हेरोडेटस थे। यानी हिस्टोरिका के लेखक की यदि हम बात करें, हिस्टोरिका के लेखक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस हो जाएंगे। और हेरोडोटस जो है अपनी पुस्तक में जो है किस युद्ध का वर्णन किया था? ये जान लीजिए, अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में इससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो है आप देखेंगे आपको पता चलेगा, ये सब क्वेश्चन आप सभी को देखने को भी नहीं मिलता होगा। तो हिस्टोरिका के लेखक आप सभी को पता है कौन है? हेरोडोटस है। और इनका एक पुस्तक यानी हेरोडोटस यानी हिस्टोरिका पुस्तक में जो है किस युद्ध का वर्णन किया था? तो पेलोपोनियस पेलोपोनिशियन युद्ध का वर्णन किया। किस युद्ध का किया है? पेलोपोनिशियन युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। किस पुस्तक में? तो हिस्टोरिका में किया गया। किसके द्वारा लिखा गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। अगला अब देखते हैं हम जो है पाषाण काल को देखते हैं। तो पाषाण काल की यदि हम बात करें, स्टोन एज जिसे कहा जाता है, यानी स्टोन मतलब पत्थर होता है, तो वही है पाषाण काल की यदि बात करें। तो पाषाण काल का जो है इसका जो है सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है 1863 ईस्वी में। कब? सर्वप्रथम 1863 में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1863 में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था।
और आगे चल के क्या होता है कि पाषाण काल को फिर जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन की यदि बात करें, तो पहला पूरा पाषाण काल हो जाएगा, फिर मध्य पाषाण काल हो जाएगा, फिर नव पाषाण काल हो जाएगा। कौन-कौन होगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इन सभी को भी बारी-बारी से हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं पहला है पाषाण काल की बात करते हैं, तो पाषाण काल के जो है 3 चरणों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी पाषाण काल के 3 चरण जो दिख रहे हैं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 चरण जो दिख रहा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये इसका अवशेष जो है, ये कहाँ से मिला है? तो ये बेलन घाटी है। बेलन घाटी है जो इलाहाबाद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बेलन घाटी इलाहाबाद में पड़ती है। एसएमसी कैंपस से सरोज कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं। जी, जी। चलिए, अनुपम अमजद जी, हमको क्या लिख रहे हैं? ऑफलाइन क्लास करना है। अनुपम जी लिख रहे हैं ऑफलाइन क्लास करना है। कोई नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है? चलिए, आग का पूरा पाषाण काल में देखते हैं हम, धीरे-धीरे करके देखते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, बट उपयोग जो है नव पाषाण काल में होने लगा। सारा पॉइंट आप सभी को क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। आप लोग निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है? जी, जी, अब पर डे जो भोजपुरिया तड़का लिख रहे हैं, अब पर डे टॉपिक वाइज़ चलेगा। जी, जी, बिल्कुल पर डे टॉपिक वाइज़ भी चलेगा और टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा। एक बार आप साउंड ओके है? जी, जी, बिल्कुल ब्लॉग इंडिया लिख रहे हैं, साउंड ओके, ठीक है, साउंड्स ऑल गुड्स। जी, जी, ओके, थैंक यू। ठीक है? तो चलिए आगे, अभी बताया मैंने क्या कि इस पाषाण काल के जो है 3 चरणों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो बेलन नदी घाटी है, जो कहाँ में है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बेलन घाटी में जो है इलाहाबाद, जो कि विश्वविद्यालय के, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बेलन घाटी में जो है, यानी अनुसंधान किस व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति के निर्देशन में हुआ था? किस व्यक्ति के निर्देशन में हुआ था? तो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुआ था। यानी बेलन घाटी में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है कौन व्यक्ति थे? तो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में जो है इसका अनुसंधान हुआ था बेलन घाटी, जो कि बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पड़ता है। जिसके बारे में मैंने बताया कि जो पाषाण काल के 3 अवशेषों के बारे में जो है कहाँ से मिला था? तो बेलन घाटी से ही मिला था। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, भारत में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो है पाषाण कालीन सभ्यता का जो है अनुसंधान 1863 में जो है किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया था। किस व्यक्ति? ठीक, थैंक यू। ठीक, भारत में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है सबसे पहले 1863 ईस्वी में जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। पाषाण कालीन औजारों का जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ठीक है, वैज्ञानिक रॉबर्ट बुश फ्रूट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और साथ-साथ क्या थे? पुरातत्वविद थे। ये प्रश्न भी जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है ये क्या थे? ठीक है, तो ये जो है भूवैज्ञानिक थे और भूवैज्ञानिक के साथ-साथ जो है पुरातत्वविद भी थे। यानी ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में भूवैज्ञानिक दिया हुआ था, बी ऑप्शन में पुरातत्वविद। तो आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन-सा सही होगा? तो ए प्लस बी, जो कि भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो बहुत इसे हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है? चलिए, ठीक है, आप ठीक है, नेहा जी लिख रहे हैं, ठीक है। आप ठीक है, जी, जी, बिल्कुल, चलिए। सर, जी सर, सपोर्ट करते रहना। जी, थैंक यू। जी, कंटिन्यू रहेगा ये। आप निश्चिंत रहें, आप लोग के लिए मुझे जहाँ तक हो पाएगा बेहतर से बेहतर कंटेंट या बेहतर से बेहतर वे में जो है आप सभी के पास, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए भारतीय प्राग इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट बुश फुट को ही कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट बुश फुट को ही कहा जाता है। ये बात को भी समझना है। अगला पॉइंट को देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? अब है पूरा पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल को मैंने एक चरण में पिछले क्या दिखा? पाषाण काल को देख चुके हैं, पाषाण काल को। और पाषाण काल के आगे क्या हो जाएगा? पाषाण काल को भी 3 पार्टों में बाँटा गया था। जैसे पूरा पाषाण काल को पहले देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक एज कहा जाता है पूरा पाषाण काल को।
ठीक है। और पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला है? तो ये जो है आरंभ से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल चला है। कब से कब तक? आरंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल चला है। ठीक है। नेहा जी लिख रहे वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, सुपर सर, थैंक यू। सुबोध जी सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहिए। अब आप लोग को एक बार जो है हिस्ट्री का पीडीएफ एक साथ मिलेगा, सभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिंदास रहिए। सपना जी लिख रहे बहुत अच्छा कंटेंट है, चलिए थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप सभी जो है कमेंट में जहाँ पे जरूरत पड़ती है आप लोग जवाब खुद ही दे दीजिएगा, मुझे देने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल में जो है मानव को कृषि एवं पशुपालन का जो है ज्ञान नहीं था। क्या था? आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल में क्या कृषि एवं पशुपालन का मानव को ज्ञान था? तो नहीं था, ये ध्यान रखना है। पशु कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान पूरा पाषाण काल में मानव को नहीं था। तो कब था? आगे हम देखते चलते हैं। पूरा पाषाण काल में जो है मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जो है पूरा पाषाण काल मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में जो है मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था, यानी शिकार करके जो है मानव का जो है जीवन चलता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसको बताना है। तो पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से? तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। यानी पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आखेटक काल या फिर खाद्य संग्राहक काल के नाम से भी जाना जाता है पूरा पाषाण काल को। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल में जो है मानव का जीवन पूर्णतः क्या था? प्राकृतिक था। ये भी पूछा जाता है कि किस काल में मानव का जीवन जो है पूर्णतः प्राकृतिक था, यानी पूर्णतः प्राकृतिक जो है जीवन मानव का किस काल में था? तो पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। किस काल में? पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। ठीक है। आगे फिर देखते हैं। आगे क्या है कि भारत में जो है पूरा पाषाण काल के मनुष्य के जो है शारीरिक अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी पूरा पाषाण काल के जो है मनुष्य के शारीरिक अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जो है इसका कहीं से नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पूरा पाषाण काल में जो है मानव के शारीरिक अवशेष का कोई जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। हेलो। जी जी प्रणाम, अभी लाइव में क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि जो है पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य का जो है शारीरिक अवशेष जो है कहीं से इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कोई विवरण नहीं मिलता है। ठीक है। अगला है पूरा पाषाण कालीन मानव निर्मित गुफा के साक्ष्य जो है भारत में कहाँ है? यानी पूरा पाषाण कालीन मानव निर्मित गुफा के साक्ष्य जो है भारत में कहाँ है? तो ये भीमबेटका में है। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी जबलपुर के पास है। ठीक है। चलिए चंदन जी लिख रहे काफी सराहनीय कार्य सर जी, थैंक यू चंदन जी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया था? ये भी ध्यान रखना है कि यूनेस्को की सूची में शामिल है भीमबेटका की गुफा, जिसे कब शामिल किया गया था? तो 2003 में जो है भीमबेटका की गुफा को जो है यूनेस्को यानी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। शिल्पी जी लिख रहे हैं सर हम आपके ही भरोसे एसआई का तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं, यदि आप मेरे भरोसे हैं तो मेरा भी कोशिश पूरा रहेगा कि जहां तक हो पाए करूंगा, लेकिन आपका क्या काम है कि आप अपनी तैयारी अपना 100% हमेशा दीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल के जो है मनुष्य मुख्य रूप से किस जाति के थे? तो पूरा पाषाण काल के मनुष्य जो है मुख्य रूप से किस जाति के थे? तो निग्रिटो जाति के थे। किस जाति के थे? निग्रिटो जाति के थे। ठीक है। तो इसलिए ये भी पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य जो है किस जाति के थे? तो निग्रिटो जाति के थे। अगला है पूरा पाषाण काल के स्थल कहाँ से पाए गए हैं? तो यानी पूरा पाषाण काल का स्थल जो है इसका साक्ष्य जो कहाँ से? तो वर्तमान में जो है एक सोहर नदी घाटी है। क्या है? सोहर नदी घाटी एवं महाराष्ट्र, ये दो जगह से जो है सोहर नदी घाटी और महाराष्ट्र से जो है पूरा पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे सर्वप्रथम पंजाब की सोहन, ये सोहन नदी घाटी जो है, ये सोहन नदी घाटी कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। और पंजाब में पड़ता था, बट वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। गोविंद जी जी करंट अफेयर्स भी पढ़ाइए जी, करंट अफेयर्स के लिए भी मैं सोच रहा हूँ। आप सभी कंटिन्यू बने रहिए, आगे बहुत कुछ आप लोग के लिए जो एग्जाम में यानी एसआई के एग्जाम को लेकर कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है। चलिए तो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से जो है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो है उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है।
अगला है पूरा पाषाण काल की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? चकमक पत्थर एवं जो है होमो सेपियंस मानव का उदय। यानी पूरा पाषाण काल में जो है मानव का उदय ही हुआ था। यानी चकमक पत्थर यानी चमकीला पत्थर के साथ-साथ होमो सेपियंस यानी मानव की बात करते हैं। मानव की जाति होमो सेपियंस जो कि मानव का उदय हुआ था। यानी बुद्धिजीवी मानव बात की होमो सेपियंस का मतलब। जी सूरज जी, इसको बंद नहीं किया जाएगा, सारा टॉपिक करवाया जाएगा, आप निश्चित रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल को जो है पूरा पाषाण काल के मानव को अग्नि का ज्ञान था। आप सभी पहले हम बताए थे कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। इस बात का मतलब ही होता है कि पूरा पाषाण काल के मानव को जो है अग्नि का ज्ञान था, यानी आग का ज्ञान था। यानी आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल में हुआ था। परंतु इसका प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो इसका प्रयोग जो है नवपाषाण काल में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? नवपाषाण काल में जो है आग का उपयोग जो है आरंभ हो गया था, ठीक है। अगला है हाथी का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? अब ये भी पूछा जाता है एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाथी का सबसे पुराना अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हथनौरा जगह पड़ता है। ह से हाथी, हो से हथनौरा, जो कि हथनौरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हाथी का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हथनौरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। जी बलवीर जी, आपका क्लास पर्याप्त है सर एसआई के लिए। जी बिल्कुल पर्याप्त है। आप कंटिन्यू सिर्फ भरोसे के साथ जुड़े रहें, ठीक है। कितना दिन में एनसीईआरटी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी? रिप्लाई मी सर। ठीक है, आप परेशान नहीं हुई, हमें कंप्लीट पढ़ाना है चाहे समय जो भी लगे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। चलिए अगला है मध्य पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल से जितना भी प्रश्न बनते थे उस प्रश्नों को हम सभी ने देखा। अब आगे देखने का काम करते हैं मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न होते हैं, एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक जो साथी चैनल को अभी तक जो देख सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, एसएमसी परिवार। इसको जितना बना रखेंगे, जितना लोग कंटिन्यू रहेंगे, उतना हमें चीजों को करने में मजा आएगा, ठीक है। और जो लोग एक बार वीडियो को कोशिश करिए शेयर कर दें, ताकि उन साथियों तक जरूर पहुंचे जो साथी अभी तक पढ़ नहीं पा रहे थे, वंचित थे, उन तक जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। आगे क्या है? जो मध्य पाषाण काल का जो है, अभी इससे पहले मैंने देखा पूरा पाषाण काल कब से कब तक, तो प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। लेकिन मध्य पाषाण काल का जो है, यानी जो है मीसोलिथिक युग जो है कब से कब तक है, तो ये 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को जो है मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं। मध्य पाषाण काल कब से कब तक? 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है हम किस रूप में जानते हैं? तो मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो है जानकारी सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा दी गई थी। तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। जो कि कब? तो जब जो है आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइव ने जो है आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र से सैन्य चित्र यानी रॉक पेंटिंग की खोज की थी। यानी जो है रॉक पेंटिंग यानी विंध्य क्षेत्र से जो है रॉक पेंटिंग का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल के द्वारा किया गया था। कहां से? तो विंध्य क्षेत्र से। और इन्हीं के द्वारा जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जो है सर्वप्रथम जानकारी 1867 में दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो मध्य पाषाण कालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये बागोर हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? तो भीलवाड़ा यानी राजस्थान में पड़ता है, जो कि कोठारी नदी के तट पे स्थित है। यानी भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन होगा? बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अगला है मानव अस्थि पंजर के जो है सर्वप्रथम अवशेष किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो मानव अस्थि पंजर का जो है यानी मानव का अस्थि पंजर यानी मानव का कंकाल जो है सर्वप्रथम जो है किस काल से प्राप्त हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में। इससे पहले मैंने पूरा पाषाण काल में आप लोगों को बताया था कि मानव का अस्थि का यानी मानव का कोई साक्ष्य यानी जो है उसका नहीं मिला था जो है, लेकिन मध्य पाषाण काल से जो है मानव का अस्थि पंजर का जो है अवशेष यानी साक्ष्य जो है मिलने लगा है, ठीक है।
अगला है मध्यपाषाण काल के छोटे औजार क्या कहलाते थे? तो मध्यपाषाण काल के जो छोटे औजार क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथिक कहलाते थे। छोटे औजार क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथिक कहलाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है इसके एक जगह है लंघनाज, एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल है जो किस राज्य में है? तो लंघनाज किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। यानी लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल किस राज्य में? तो गुजरात। अगला है मध्यपाषाण काल के जो है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहां से प्राप्त हुआ है? तो मध्यपाषाण काल में जो है हड्डी से निर्मित आभूषण जो है भारत में इसका अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो महदहा पड़ता है, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है महदहा। और महदहा से क्या मिला है? तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, चलिए अभी एक लाइव में 192 लोग हैं, लेकिन लाइव की संख्या मात्र 164 है। ठीक है, इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पहले जिस तरीका से था क्या उसी तरीका से लाया जाए क्लास को? एक बार आप लोग जरूर सजेस्ट करिएगा कि पहले ही ठीक था या फिर अब ठीक है, ये बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्व विमर्श एक पुस्तक है, पुरातत्व विमर्श। ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है ये एग्जाम की दृष्टिकोण से कि पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक की बात करते हैं, डॉक्टर जय नारायण पांडे हो जाएंगे। कौन होंगे? डॉक्टर जय नारायण पांडे हो जाएंगे पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक। आप सभी में ईमानदारी से बताइएगा कि आज से पहले कितने लोग जानते थे कि पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर जय नारायण पांडे हैं? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक कौन होंगे? डॉक्टर जय नारायण पांडे हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि पुरातत्व विमर्श पुस्तक में एक बात बताया गया था, इसलिए इंपोर्टेंट भी है और बताना भी पड़ रहा कि पुरातत्व विमर्श पुस्तक में जो है महदहा के साथ साथ दमदमा है, दमदमा है और दमदमा के साथ साथ सराय नाहर है। क्या है? दमदमा के साथ जो है सराय नाहर है। इन तीनों जगह से जो है हड्डी से निर्मित उपकरण के साथ साथ आभूषण जो है प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। यानी कि कहां से? तो महदहा, दमदमा और सराय नाहर। कहां से? महदहा, दमदमा और सराय नाहर, ये तीनों जगह से जो है हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण का जो है प्राप्त होने का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो पुरातत्व विमर्श पुस्तक में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट है मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम जो है पशुपालन का साक्ष्य जो है मध्यपाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। और इसका साक्ष्य कहां से मिला है? तो आदमगढ़ से मिला है। जो आदमगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। और आजमगढ़ की यदि बात करें तो आजमगढ़ हो जाएगा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। और आदमगढ़ कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए जी जी बिल्कुल अभी अच्छा है, तो चलिए ऐसे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है चार मानव शव एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? अभी तक आप लोग पढ़े थे तीन मानव शव जो है एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो वो दमदमा से मिला था। लेकिन चार मानव शव जो है एक साथ जो है दफनाए जाने का प्रमाण जो है साक्ष्य जो है कहां से मिला है? तो सराय नाहर से मिला है। कहां से मिला है? सराय नाहर से मिला है। ठीक है, और अगला है तीन मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो दमदमा से मिला है। यानी तीन मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? दमदमा से मिला है। और चार मानव सच कहां से मिला है? तो ये सराय नाहर से मिला है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है सर, लाइव टाइम क्या है? दोस्तों आप किसी को पता है तो बता देना। वाहिद का फैक्ट लिख रहे हैं। लाइव टाइम जो है ये 7 बजे पर डे क्लास लाइव होती है। कितना बजे? शाम 7 बजे क्लास आप सभी का लाइव होती है। ठीक है, अगला है अब है नवपाषाण काल की बात करते हैं। क्या है? नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो नवपाषाण काल जो है ये न्यूलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? न्यूलिथिक एज कहा जाता है। न्यूलिथिक एज कहा जाता है। और ये कब से कब तक है? तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 7000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के समय को जो है नवपाषाण काल के रूप में जानते हैं। यानी नवपाषाण काल के रूप में जानते हैं। कब से कब तक? तो जो है 7000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल। आगे है इस युग की जो है प्राचीनतम बस्ती कौन है? यानी नवपाषाण काल का जो है प्राचीनतम बस्ती कौन सा है? तो मेहरगढ़ है। कौन है? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है,
अगला है नवपाषाण काल में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिल रहा था वो गेहूं एवं जौ का जो है फसल प्रथम जो है कृषि का हुआ था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ नवपाषाण काल में, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कुमार आईएएस लिख रहे हैं सर कितने बजे तक क्लास चलता है, तो आज समझिए 1 घंटा का लगभग समय रहेगा क्लास। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट समय तक होगा, आप सभी को पता भी नहीं चलेगा कब समय बीत गया। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं कब तक चलती है, आप समय जो भी लग जाए। तो आज जो है यानी नवपाषाण काल तक जो है लास्ट करेंगे इसी टॉपिक पे। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, आगे नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, तो मेहरगढ़ से मिला था। अगला है बिहार जो कि पटना में एक जगह पड़ता है, स्थित जो है नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यानी बिहार के किस जगह से जो है हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो कि पटना बिहार के पास नदी के पड़ता है। तो जगह कौन सा है, चिरांद है। और चिरांद में क्या मिला है, तो हिरण के सींग से निर्मित जो है उपकरण मिले, यानी हड्डी से निर्मित उपकरण मिले। कहाँ, तो हिरण के सींग से निर्मित उपकरण कहाँ से मिले, चिरांद, जो कहाँ पड़ता है, बिहार पटना में पड़ता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है, पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि एक समय था जिस समय हम लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे, उस समय ये पता नहीं चलता था कि पहिया कब आविष्कार हुआ, कृषि कब हुआ था। तो ये ध्यान से हमेशा समझना है कि आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। उपयोग की बात करें तो नवपाषाण काल में हो जाएगा। ठीक है, अगर पहिए एवं कृषि का आविष्कार की बात करें तो पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला है वह नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है जहां से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी नवपाषाण कालीन स्थल ऐसा कौन सा है। अंकिता जी लिख रहे हैं सर मेरा भी कमेंट पढ़िए जी, अंकिता जी बताइए। ठीक है, आपका क्या था कमेंट। सर अब सिर्फ करंट, सर एंशियंट हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे क्या। जी जी, अब एक एक टॉपिक को ही लेके चलेंगे, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री तो एंशियंट हिस्ट्री, नहीं तो हम कोशिश करेंगे, हो सकता है एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ जो है इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अलग अलग रहेगा तो मजा आएगा, आप सभी को पीडीएफ भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और थोड़ा जल्दी कंप्लीट भी होगा। ठीक है, कुलडीहवा, जी जी बिल्कुल। तो जो है कुलडीहवा से जो है, यानी जो कि बोला नदी के तट पर जो है, इलाहाबाद में ही पड़ता है कुलडीहवा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से जो है नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से चावल या फिर धान की खेती का यानी प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कहाँ से, कुलडीहवा से मिले हैं। ठीक है, पूजा जी लिख रहे हैं सर 10,000 नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, 1,000 लिखा गया है 10,000 की जगह पे। नहीं नहीं, 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व ये सही है। ठीक है, 10,000 बोला गया था, हो सकता है। ठीक है, 1,000 ही होगा। 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, यानी उल्टा चलता है। ईसा पूर्व में क्या चलता है, उल्टा चलता है। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 बीसी में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की यदि हम बात करें तो कब होता है, 483 बीसी में होता है। तो ये उल्टा यानी घटते चलता है, बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, तो इसमें घटते चलता है। ठीक है, विपिन के साथ लेके अब जो बोले थे कि मतलब वापस चाबी है आपके पास में होगा ना? अच्छा, उधर ताला कहीं लगाना था क्या, लगा दिए होंगे, देख लीजिए। चलिए ज्योग्राफी भी देखते हैं। अंकिता जी ज्योग्राफी भी। उत्तम जी लिख रहे हैं हेलो सर कैसे हैं, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ बढ़िया रहने का, क्योंकि आप लोग के लिए बढ़िया रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है कौन सा है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो ये लहुरा देव है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है लहुरा देव है, ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो लहुरा देव, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जो है आज का क्लास जो है यहीं पर ड्रॉप होगा। आज के लिए इतना ही है। ठीक है।